नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में पढ़ रहे थे हम लोग चार्टर एक्ट, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है कि भारत का संवैधानिक इतिहास से स्टार्ट किया है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट। एक आपसे बात करनी है दोस्तों। मुझे पता है कि ऐसे बहुत सब्सक्राइबर हैं मेरे जो मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, चैनल के थ्रू रेस्पेक्ट करते हैं, और वो जब भी मैं वीडियो डालता हूँ वो एक अपना फ़र्ज़ समझकर वीडियो को ओपन करते हैं, लाइक भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दोस्तों प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप लोग अपनी समझ में तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूँ आपको कि बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो को ओपन करके लाइक करके चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि ऑडियो रिटेंशन बहुत ही कम आती है और यूट्यूब समझता है कि ये आगे प्रमोट करने लायक नहीं है। शुरू के जो शुरू के व्यूज़ होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें ऑडियो रिटेंशन जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो करते क्या है, आप लोग वीडियो को ओपन करते हैं और लाइक करके चले जाते हैं। जैसे कि 30 मिनट का या आधे घंटे से ऊपर का वीडियो है, और जब मैं चेक कर रहा हूँ मैं टाइम वॉच की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे कि 10-12 व्यूज़ आए शुरू में और मैंने टाइम वॉच चेक किया तो आधे घंटे का वीडियो है, उसमें टाइम वॉच दिखा रहा है टोटल 5 या 6 मिनट। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी समझ में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये व्यूज़ की जो वीडियो की रैंकिंग है वो गिर रही है दोस्तों। देखिए, आपसे रिक्वेस्ट ये है कम से कम 5 मिनट तो देख ही लिया करें। कोई टाइम बर्बाद करने वाला जो वीडियो नहीं होता है। हो सकता है आपको कुछ नई चीज़ मिल जाए, तो कम से कम 5 मिनट भाई समय दिया करें। ऐसा मत किया करें कि आप लाइक करके चले जाते हैं। अच्छी बात है आप लोग लाइक करते हैं, मुझे पता है कि आप लोग मेरी जो है रिस्पेक्ट करते हैं। आप सोचते हैं सर का वीडियो आया है, काफ़ी मेहनत करते हैं, चलो भाई खोल देते हैं, लाइक कर देते हैं, बहुत अच्छा करते हैं आप लोग। लेकिन थोड़ा सा समय लगा के देख भी लिया करें, ठीक है। तो भाई आओ हम लोग डालते हैं हेडिंग चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। देखो 4 चार्टर एक्ट हुए थे। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट दूसरा वाला 1813, तीसरा चार्टर एक्ट 1833, चौथा चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वो हम लोग देख लेंगे। पहली बात तो यह है कि महारानी जो हैं कौन हो गई हैं। अब महारानी, ब्रिटेन की महारानी कौन हो गई हैं? विक्टोरिया। कौन हो गई है भाई? विक्टोरिया। अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया नाम है, और ये 1837 से 1901 तक रहेंगी, ठीक है। 1837 से 1901 तक रहेंगी। और दूसरा पॉइंट है, देखो दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था का आधार था, वो क्या था? वो था गवर्नर जनरल की परिषद। गवर्नर जनरल की परिषद। अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसको 2 भागों में बांट देंगे। 2 भागों में बांटेंगे, किसमें? चार्टर एक्ट के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों हैं, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। तो देखो गवर्नर जनरल की परिषद को 2 भागों में बांटेंगे भाई, 2 भागों में। एक तो हो जाएगी क्या? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद। तो यहां लिख लेते हैं कार्यकारी परिषद। और दूसरा क्या है? दूसरा है विधान परिषद। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद का गठन किया गया था पहली बार किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? तो ये चार्टर एक्ट 1853 के तहत पहली बार विधान परिषद का गठन किया गया था। ये आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, मोटे तौर पे देख लेते हैं। देखो कार्यकारी परिषद क्या थी? कानून लागू करती थी, कानून लागू करना, ठीक है। और जो विधान परिषद थी वो क्या करती थी? तो वो कानून निर्माण, ठीक है, कानून निर्माण निकाय थी, ठीक है। कानून निर्माण निकाय थी, ये चीजें थी, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में 2 भागों में विभाजित हो गई थी इस एक्ट के तहत, कार्यकारी परिषद, और यहां पर पूरा नाम यह है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, और ये हो जाएगा आपका विधान परिषद, ठीक है। ये आपका वीडियो चल रहा है, मैं देख लूं एक बार, ठीक है। देखो तीसरा, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब भाई 20 साल पूरे हो गए हैं, अब चार्टर एक्ट की कहानी चल रही है। चार्टर एक्ट का मतलब ही होता है अधिकार पत्र, तो भैया कंपनी का नाम तो आएगा ही इसमें,
ठीक है। तो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के प्रशासनिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। अब यहां पर इनको खुश होने की जरूरत नहीं थी, भाई अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया है, कोई निश्चित काल नहीं है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश संसद जो है वो सत्ता को या जो शासन है वो अपने हाथ में लेना चाहती थी। व्यापारिक अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिए गए थे सारी, पूर्ण रूप से खाली प्रशासनिक इकाई बनकर रह गई थी ये कंपनी। अब क्या है कि प्रशासनिक अधिकार भी अनिश्चित काल के लिए दे दिए गए हैं, ठीक है, अनिश्चित काल के लिए। अब यहां पर देखो चौथा पॉइंट ये है कि आईसीएस की जो परीक्षा है, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, इसकी लिखित परीक्षा का आयोजन अब होगा, ठीक है। होता क्या था कि ऐसा नहीं है कि आईसीएस की परीक्षा अगर लिखित आयोजन अब हो रहा है तो अभी होगा, आईसीएस का पद पहले बन गया था, लेकिन तब लिखित परीक्षा नहीं होती थी। होता क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे वो अपने जान पहचान वालों को आईसीएस मतलब आईसीएस रैंक के अधिकारी बना देते थे, नियुक्ति दे देते थे उनको। लेकिन एक सिफारिश की गई लॉर्ड मैकाले के द्वारा कि भैया ऐसे काम चलेगा नहीं, ठीक है, आईसीएस की लिखित परीक्षा करवाओ। तो आईसीएस की लिखित परीक्षा हुई, आईसीएस की लिखित परीक्षा का आयोजन, ठीक है, मैकाले की सिफारिश पर, तो पहले क्या होता था कि एक कहें तो पेट्रोनेज एक बोलते हैं, शायद पेट्रोनेज बोलते, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें होता है क्या है कि जान पहचान वालों को, यानी हाँ नेपोटिज्म भी कह सकते हैं, उस हिसाब से इसमें था। अब इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मैकाले की सिफारिश पर क्या होगा, आईसीएस की लिखित परीक्षा होगी, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर देखो 1853 से 1922 तक ये परीक्षा कहाँ होगी, ये परीक्षा लंदन में आयोजित होगी, लंदन में आयोजित होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, 1922-23 से इलाहाबाद में। अब देखो मतलब जिसको अभी इसमें ऐसा रूल बन जाए कि इस समय अगर किसी को तैयारी करनी है आईएएस की, तो वो जानते हो कहाँ जाना चाहिए, उसका एग्जाम होना चाहिए अमेरिका में। तब भैया बहुत लोग तैयारी छोड़ देंगे, सोचेंगे अमेरिका जाने के लिए किराया कहाँ से लाएंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे है ना। मतलब तैयारी की तो सरदर्द बहुत ही कम होगा इसके सामने, कि वो तो ठीक है भाई तैयारी तो कर लेंगे, सेल्फ स्टडी कर लेंगे, लेकिन अमेरिका कौन जाके पेपर देगा। तो क्या होता था, पहले लंदन में ये परीक्षा आयोजित होती थी, अब हो रही है 1922-23 से इलाहाबाद में, ठीक है, इलाहाबाद में। पांचवा पॉइंट देखो, जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक चौथा सदस्य था, जो विधि अधिकारी था, वो अस्थायी सदस्य था। लेकिन इसके तहत क्या हो जाएगा, जो चौथा सदस्य था, चौथा परिषद सदस्य पूर्ण रूप से स्थायी होगा, पूर्ण रूप से स्थायी होगा। छठा देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनको प्रांत बनाने की अनुमति दी गई। प्रांत, क्योंकि क्षेत्र बड़ा हो रहा था तो प्रांत जो है बनाने की अनुमति दी गई। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को प्रांत बनाने की अनुमति दी गई। तो कौन कौन से प्रांत निकल के आए, देखो एक तो बनाया इन्होंने पंजाब, अभी प्रांत है परिषद नहीं, पंजाब, सिंध, असम, ओके, और पंजाब, सिंध, असम, और क्या हो जाएगा, बर्मा और मध्य प्रांत। तो ये प्रांत बन के आए, ठीक है।
अब और देखो एक चीज़, 7वां पॉइंट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे, ठीक है, उनको नियुक्ति कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, देखो ऐसा था 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट आया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 2 भागों में बांटा गया था, द्वैध शासन जिसको बोलते हैं। तो क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में बट गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते थे व्यापारी मामले और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते थे प्रशासनिक मामले। तो यहां क्या हुआ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य हैं, के सदस्यों की संख्या कम कर दी गई, और 6 सदस्यों को सीधे क्राउन द्वारा नियुक्ति दी जाती थी। क्राउन द्वारा नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें निकल के आती हैं दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं, 1 मिनट। आगे देखते हैं। अब देखो 1853 की कहानी खत्म हो गई। 1853 में बहुत सारी चीज़ अच्छी हुई थी, रेल का निर्माण हुआ था, ठीक है, डलहौजी गवर्नर थे, तो वो सब मॉडर्न हिस्ट्री का मैटर है। हम लोग वही पढ़ेंगे जो हमारे संविधान से रिलेटेड है, वही देखेंगे, ठीक है, वरना मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाएंगे हम लोग, पता लगा। अब हम लोग देखने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1858। मैंने आपको बताया था मैंने आपको शुरू में बताया था आपको कि 1773 से लेके 1853 तक हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखेंगे, जो रूल बनाएंगे वो ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करती है। फिर यहाँ से देखेंगे 1858 से 1947 तक जो भी रूल बनाएंगी वो ब्रिटिश संसद ही बनाएगी और ब्रिटिश संसद ही लागू करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है नाम मात्र की कंपनी रह गई है, वो खाली व्यापार कर रही है बस, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था दूसरी क्लास में। आप लोग देखो, जो लोग भाई जुड़े हैं नए, वो नोट्स बनाते चलें, अपना नोट्स बनाते चलेंगे तभी फायदा होगा, क्योंकि ये पॉलिटी की क्लास है और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे शब्द हैं जो आप भूल जाएंगे। तो भैया इसको लिखते चलेंगे अच्छे से, ठीक है, तभी आपकी अच्छी तैयार होगी। यहाँ पे हम डालते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या होगा? 1858, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, ठीक है, भारत शासन अधिनियम। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर यह है कि भाई रानी महारानी वही रहेंगी, विक्टोरिया, लेकिन यहां पर गवर्नर जनरल लिख लो भाई। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और एक है, अच्छा, ये जो भारत शासन अधिनियम है ये किसने प्रेजेंट किया था? किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो लिख लो, प्रेजेंटेड बाई लॉर्ड स्टैनली, ठीक है। किसने प्रेजेंट किया था? लॉर्ड स्टैनली। अच्छा, अब यहां पर देखो एक चीज और, ये जो है भारत शासन अधिनियम क्यों आया था, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी 1857 की क्रांति और कंपनी की नीतियां। इसी की वजह से ये लाया गया था, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा जो है क्रांतिकारी घटना हो रही थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता संग्राम, इसी की वजह से 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था और ये प्रेजेंट किया था लॉर्ड स्टैनली ने, ठीक है। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत का? लॉर्ड कैनिंग। तो ये घोषणा कब हुई? तो ये घोषणा जो हुई है, ठीक है, ये घोषणा कब हुई है, इसकी डेट आपको याद रखना है, 1 नवंबर
अरे कैसे लिख रहा हूँ मैं, 1 नवंबर 1858 को। और ये घोषणा कहाँ की गई है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो भैया ये शाही दरबार में घोषणा इसकी की गई थी, शाही दरबार में। अब आप लोग कहेंगे शाही दरबार दिल्ली नहीं, शाही दरबार इलाहाबाद में भी था, लगाया गया था एक बार। शाही दरबार इलाहाबाद, जिसका नाम प्रयागराज हो गया है। तो नवंबर 1858 में ये घोषणा की गई थी शाही दरबार में, जो शाही दरबार इलाहाबाद में लगाया गया था। अब ये घोषणा की किसने थी, तो देखो विक्टोरिया भारत नहीं आई थी अभी तक, विक्टोरिया भारत नहीं आई है। ये घोषणा जो पत्र है ये पढ़ा किसने, ये किसके द्वारा पढ़ा गया था, ये पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ये बात देखो, सब बातें मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप चाहे तो सब बातें आप लिख सकते हैं, जब मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, इस चीज को जैसे कि ये कहे, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और ये कितना 4 पॉइंट, 5वां पॉइंट देखो। इस घोषणा पत्र को भारत के शिक्षित वर्गों ने क्या कहा था, मैग्ना कार्टा, ठीक है। भारत के शिक्षित वर्ग ने इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी। मैग्ना कार्टा क्या है, एक तरीके से अधिकार पत्र होता है। ये इंग्लैंड में ही शुरुआत हुई थी इसकी, 1200 के आसपास, 1250 ऐसे कुछ है। तो वहां पर जो राजा थे वो अपनी जब प्रजा को अधिकार पत्र दिए थे तो मैग्ना कार्टा के नाम से दिए थे, तो उसी के हिसाब से फेमस है मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। ये अब क्या हो गया, भारत के शिक्षित वर्ग ने इस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। छठा पॉइंट देखो, छठा पॉइंट देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया यहां पर, ठीक है। कंपनी की शासन व्यवस्था की समाप्ति, ठीक है। और देखो, कंपनी की द्वैध शासन की भी समाप्ति थी पूरी, यानी पीट्स इंडिया एक्ट के तहत जो द्वैध शासन लागू हुआ था उसकी भी समाप्ति हो गई थी, ठीक है। यार देख लो, मैं चल रहा है वीडियो, हाँ ठीक है, सही तो दिख रहा है हल्का हल्का। राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यार ये है कि मैं बोल रहा हूं तो समझ लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो, 8 नंबर पे क्या है कि जो भारत का गवर्नर जनरल है दोस्तों, जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन, भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने इसीलिए लिखा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रथम वायसराय कौन है, इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना, ठीक है। इसी हिसाब से देखें तो प्रथम वायसराय कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। देखो अब क्या हुआ है कि एक नए पद का सृजन किया जाएगा, वो क्या है, वो है भारत परिषद, कहाँ, ब्रिटेन में। और इसका जो अधिकारी होगा, जो मंत्री होगा, उसको बोलेंगे भारत सचिव, ठीक है। तो भारत सचिव पद का एक सृजन किया गया, भारत सचिव लिख लो भाई, भारत सचिव पद का सृजन किया गया। तो पहले भारत सचिव कौन बने, तो पहले भारत सचिव बने लॉर्ड स्टैनली, लॉर्ड स्टैनली। यार मैं जरा इंक डालूं इसमें, जरा 1 मिनट, चल नहीं रहा सही से यार, ये 1 सेकंड रुको बस।
भैया ये जो इंक देख रहे हो 20 रुपये की, 2 साल में इसका ही पैसा नहीं मिला है, इसका ही पैसा नहीं मिला 2 साल में। पूछो कितना दर्द मेरे अंदर होगा, लेकिन तब भी मैं कभी बयान नहीं करता अपने दर्द। ठीक है, ये है स्ट्रगल और हार्ड वर्किंग में ये अंतर दोस्तों होता है कि हार्ड वर्क में आपको परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, लेकिन स्ट्रगल में रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये होता है स्ट्रगल। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग जॉब करते सोचते हैं ना कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल का वो स्ट्रगल नहीं होता है। स्ट्रगल में आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना, आपको हार्डवर्क में रिजल्ट मिलना ही मिलना होता है, लेकिन स्ट्रगल में आपका रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं है। लॉर्ड स्टैनली भैया कौन बने? भारत के पहले भारत सचिव बने, ठीक है। देखो ये सारे जितने पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सबके ये आते हैं भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो अब देखो क्या है कि अब ये क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे ना। रिपोर्ट का क्रम देखो, जैसे कि भारत का वायसराय है, जैसे कि यहाँ पे लिखो, जैसे वायसराय है, वायसराय जैसे लिखो, व्यवसाय लिखने जा रहा था, वायसराय किसको रिपोर्ट करेगा? भारत सचिव को। भारत सचिव रिपोर्ट करेंगे संसद को, संसद रिपोर्ट करेगी क्राउन, यानी क्राउन या महारानी, क्राउन को, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट करने का क्रम बनेगा, रिपोर्ट देने का क्रम। साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा रुको। रिपोर्ट का क्रम, ठीक है। अब क्या है, अब देखो कुछ बातें और सुन लो। ऐसा हुआ कि ये तो हो गया, ठीक है। अब क्या कहा गया, देखो 10वां पॉइंट देखो, हुआ ये कि 1 मिनट यार रुको, हाँ ठीक है, मुझे लगा ठीक है, देखो मुझे लगा ऐसा तो नहीं उधर का इधर कर दिया हो यार देखो क्या हुआ, 10वां देखो। ऐसा है कि अब क्या कहा गया है, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि भैया मुगलों की समाप्ति है, मुगलों की समाप्ति हो गई। 11 पॉइंट देखो, 11 पॉइंट ये है कि जो व्यापगत का सिद्धांत था, ठीक है, व्यापगत का सिद्धांत का अंत हो गया। 12वां देखो कि रियासतों व धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। हस्तक्षेप नीति अपनाई। यार ये नीचे तक आ रहा है, मैंने नीचे तो बहुत लिख दिया इतना। अरे बिल्कुल सही, ठीक है। देखो देखो क्या हुआ, देखो मुगलों की समाप्ति। आप लोग कहेंगे सर मुगलों की समाप्ति तो पहले ही हो गई थी। पहले नहीं हुई थी भैया, जब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो इलाहाबाद की संधि जब हुई थी तो उसके बाद क्या हुआ था, जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, तो उसको पेंशनर बना दिया गया था। अब क्या हुआ कि पहला पेंशनर था, वो पहला पेंशनर शाह आलम द्वितीय मुगल से। फिर क्या हुआ कि मुगलों का काम चल रहा था, पेंशन पे सब जी रहे थे। अब भैया ये आए हैं, इन्होंने कहा मुगल हटाओ, अपना काम करो जाके, ठीक है, खाली नाटक बनाए हो तो अपना काम करने के लिए कहा जाओ। मुगलों की समाप्ति हो गई तो मुगल वंश की समाप्ति कर दी उन्होंने। अब मुगलों की समाप्ति हो गई। 1837 में मैंने बताया भी था आपको कि जो फारसी भाषा थी, जो भारत की आधिकारिक भाषा थी फारसी, मुगलों ने रखी थी ना। मुगलों की आधिकारिक भाषा क्या थी, फारसी थी। तो 1837 में अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश भाषा आ गई थी। तो उसके बाद अब क्या हुआ भैया कि मुगलों की समाप्ति भी कर दी गई। व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था, डलहौजी का था, ठीक है। और रियासतों व धार्मिक मामलों में, अब रियासत व धार्मिक जो भारत की रियासतें हैं और जो भारत में जो धार्मिक जो मामले हैं उसमें वो आप हस्तक्षेप नहीं करेगी, बस ये कहा गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं अगला। अब हम लोग क्या देखेंगे, भारत परिषद अधिनियम, ठीक है।
भारत परिषद। अब देखो क्या हो जाएगा, परिषद। अब क्या बनेगी, परिषद। भारत परिषद अधिनियम। अठारह सौ इकसठ। देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें क्या हुआ है कि पहली बात तो जो विक्टोरिया रानी है और वायसराय लिख लेते हैं यहाँ पर, वायसराय। वायसराय कौन हो जाएगा भाई, लॉर्ड कैनिंग। कौन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि विकेंद्रीकरण, क्या बोल सकते हैं, विकेंद्रीकरण का पुनः, ठीक है, विकेंद्रीकरण, क्या पॉइंट लिखो, पुनः विकेंद्रीकरण, पुनः विकेंद्रीकरण विधायी और न्यायिक तरीके से। अभी सब चीजें मैं बताता हूं आपको कैसे ये क्या चीज है। देखो ऐसा हुआ था, जब 1833 का अधिनियम हमने पढ़ाया था आपको, वहां पे बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब क्या कहा जाने लगेगा, वो क्या हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का अच्छा, ये जो वायसराय लिखा है दोस्तों, वायसराय, इसका ये अगर पूरा कहे इसको कहते हैं क्या, गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया था। अब शॉर्ट में इसको वायसराय करते थे हम लोग। ठीक है, तो पुनः विकेंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि जब 1833 का जब मैंने चार्टर एक्ट आपको बताया था, तो वहां पे बताया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत का गवर्नर जनरल हो गया है। इसका क्या हुआ कि बहुत तगड़े से केंद्रीकरण हो गया था, केंद्रीकरण। अब जैसे कि महाराष्ट्र, मद्रास, ये सब भी क्या हो गए, केंद्र में आ गए, केंद्रीकरण इनका भी हो गया। जबकि इनके पास भी काफी भूभाग था, ये अलग प्रांत थे। ठीक है, तो केंद्रीकरण हो गया। तो भैया इनको क्या हो गया, पुनः जब विकेंद्रीकरण हुआ तो महाराष्ट्र और मद्रास को पुनः शक्ति लौटाई गई। पुनः शक्ति दी गई। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर विधायी की बात करते हैं। विधायी तो यानी विधान परिषद वगैरह। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है कि केंद्र मतलब क्या हुआ कि सारी जो जितनी पावर केंद्र के पास है, और विधायी शक्तियां क्या हो जाएंगी कि विधायी शक्तियों में अब बंटवारा हो जाएगा शक्तियों का। ठीक है, तो देखो अब जब विधायी शक्तियां होंगी तो तीन, यहां पर दूसरा पॉइंट देखो, 3 नए प्रांतों में विधान परिषद, तीन नए प्रांतों में विधान परिषद। कौन कौन से, देखो, एक तो बंगाल हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, और ये हो जाएगा पंजाब। अब इन तीनों में विधान परिषद बन गई, यानी विधायी शक्तियों का बंटवारा हो गया। तो केंद्रीकरण का उल्टा विकेंद्रीकरण, तो विधायी शक्तियों के अंतर्गत हम लोगों ने विधान परिषद बना लिया, यानी बट गई, शक्तियों को बांट दिया। तो देखो ये सारी जो बनी है, देखो ऐसे देखो, बंगाल में जो विधान परिषद की स्थापना हुई वो हुई 1862, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसमें कितनी हुई, 1866, और इसकी 1897। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस क्या, जो बलूचिस्तान वाला स्थान था, वो सब इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, एक प्रांत बना दिया गया था। तो ये क्या हुआ कि 1862 में बंगाल की विधान परिषद बनी,
और पंजाब की 1897 में परिषद बनी, विधान परिषद। ठीक है, अब यहाँ पे यार इंक यार बड़ा जल्दी खत्म हो रही है, क्या चक्कर है? पंखा चल रहा, सूख तो नहीं रही है ये? कम से कम यार 20 रुपये तो निकलवा ही दो। ठीक है, 20 रुपये तो निकलवा ही दो। अब क्या है कि विधायी शक्तियाँ देख लिया, अब बात आती है न्यायिक शक्ति की। जो न्यायिक शक्ति दी गई वो उसमें क्या विकेंद्रीकरण हुआ, क्योंकि अभी की तक क्या है, हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो भैया पूरे भारत की एक ही कोर्ट थी, तो वो क्या है? वो केंद्रीकरण है। अब करना क्या है? विकेंद्रीकरण। तो भैया हमें तो अब हाई कोर्ट बनाने पड़ेंगे, तब तो होगा विकेंद्रीकरण। तो देखो यहाँ पर अब बात करते हैं, अब हाई कोर्ट की बात करेंगे। हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट अब इनके रखेंगे हम लोग। देखो हाई कोर्ट जब बात करेंगे तो इसमें पहला कौन सा आएगा यार? पहला आएगा मद्रास हाई कोर्ट। अरे कुछ भी, मद्रास हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, ठीक है, और कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट। तो दोस्तों 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए, और ये कब बने थे? 1862 में। 1861 अधिनियम के, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत, भारत परिषद अधिनियम, ये भारत परिषद एक्ट के तहत, अगर एक्ट की बात कहें, अगर देखो अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि मद्रास हाई कोर्ट किस एक्ट के तहत बना था, तो आपको लगाना है एक्ट 1861। बना कब? 1862 में। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब इनके नाम आप देखेंगे नेट पे तो यही मिलेंगे, क्योंकि यही नाम चलते ही हैं, इनका नाम बदला नहीं गया है, और 1862 अभी भी सन दिखाता है। इनका नाम जो है संसद बदल सकती है, लेकिन बिल पास अभी हुआ नहीं था, तो शायद फिर से लाए तो उसका नाम बदला जाए। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट, बंबई हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, अभी 1-2 पॉइंट और इसको देख लीजिए, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एक चीज देखते हैं, जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें कुछ बदलाव होगा, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो। देखो वायसराय की परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद, इसमें देखिए क्या था, इसमें जैसे पहले क्या थे, 4 सदस्य थे भाई, 4 सदस्य थे, एक सदस्य और आया, फिर एक सदस्य और आया, वो आया 1874 में। इस समय आपको याद रखना है, ये किसके लिए आया था? पब्लिक वर्क के लिए, पब्लिक वर्क के लिए बोला जाएगा इसको। ठीक है, तो भाई अब इसमें जो भारत परिषद जो अधिनियम 1861 है, इसमें अगर देखा जाए अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है, तो कुल संख्या अब हो गई है दोस्तों 6 संख्या हो गई है। अब यहाँ पर देखियो, अब देखो हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया था, 1853 में 2 भागों में बांटा था ना हम लोगों ने। तो एक तो क्या थी कि तब गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, एक विधान परिषद। तो यहाँ पर लिखो केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद में जो वायसराय है वो अधिकतम 12 और न्यूनतम 6 सदस्यों को नियुक्त करेगा। ठीक है, देखो इसके अंतर्गत क्या था कि वायसराय द्वारा अधिकतम 12 और न्यूनतम 6 सदस्यों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? वायसराय करेगा, नियुक्ति की जाएगी। ठीक है,
और एक और रूल था इसमें भाई, एक ये था कि जितने भी सदस्य होंगे उसके आधे सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में, उसके आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी होंगे, गैर सरकारी का मतलब ये हुआ कि वो अधिकारी नहीं होंगे, वो अंग्रेज अधिकारी नहीं होंगे। मतलब अगर 12 सदस्य हैं तो 6 सदस्य होंगे गैर सरकारी, मतलब अंग्रेज अधिकारी नहीं होंगे, वो गैर सरकारी होंगे, ठीक है। और इसी में क्या हुआ कि पहली बार 3 भारतीयों को शामिल किया गया, ठीक है। लिखो अच्छा, आधे गैर सरकारी होंगे। यार इसकी इंक क्यों खत्म हो रही है इतनी जल्दी जल्दी भाई, थोड़ा सा वेट करिए, इसकी इंक पता नहीं क्यों खत्म हो रही है बार बार। ऐसे तो खत्म हो जाएगा सब यार है ना। ये अभी कितना है पड़ा है, ऐसे 2-3 दिन नहीं चली है यार, 2 भी दिन भी नहीं हुए इसको। देखो गैर सरकारी होंगे, ठीक है, गैर सरकारी होंगे। देखो बिल्कुल चल ही नहीं रहा। तो वायसराय द्वारा अधिकतम 12 और न्यूनतम 6 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आधे गैर सरकारी होंगे, ठीक है। और पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में तीन भारतीयों को शामिल किया गया। अब भाई 3 भारतीय आए हैं, 3 भारतीयों के नाम भी होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला नाम आता है नरेंद्र सिंह, दूसरा नाम क्या आता है, नारायण देव सिंह, नारायण देव सिंह, सर दिनकर राव, ऐसा मार्कर चलना चाहिए ना। बार बार तो इसमें इंक डालनी पड़ रही है, पता नहीं कैसे इतना ख़त्म हो रहा है ये। तो नरेंद्र सिंह, नारायण देव सिंह। अच्छा, ये नरेंद्र सिंह कौन थे, पटियाला के राजा थे और ये बनारस के राजा थे, ठीक है। तो अच्छा एक पॉइंट और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पर देखो नोट करके, कितना सही चल रहा है यार ये। देखो जो वायसराय था, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय, देखो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे बेकार हैं, आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो जब भी कोई, अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बहुत ही निचोड़ की चीज़ लाने की कोशिश की है कि आपको एग्जाम में मिले। और आप यकीन मानिएगा, आप कहीं भी क्लास करते होंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं बताई गई होंगी, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई कोचिंग तो अलग बात है, लेकिन आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या लोअर की तैयारी करते हैं, कोचिंग करते होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको शायद ना बताई गई हों, ठीक है। तो ये क्या होगा, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। देखो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई किसके अंतर्गत, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो है आर्टिकल 123। देखो तो अध्यादेश का जारी का मतलब दोस्तों क्या होता है ये जान लो। अध्यादेश का मतलब मैं बहुत ही इजी वे में बताऊं, जैसे कोई भी सरकार है तो लोकसभा में कोई बिल लेके आती है, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ, और लेकिन वो कानून बनना बहुत जरूरी है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, कहेंगे भैया इस कानून को आप जो है लागू कर दीजिए, तो वो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। और वो हमेशा के लिए कानून नहीं होगा, वो 6 महीने के लिए होता है, फिर सत्र शुरू हो जाएगा 6 महीने के बाद, तो अब वहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी, फिर उसके बाद उसी पे कुछ बातें मुद्दे उठेंगे, ठीक है। तो वो होता है अध्यादेश। तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, और यहाँ पर जो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है वो दी गई है भारत परिषद अधिनियम 1861। अच्छा, जो मेरी जो क्लास है इसको आप लोग जो है आपको
स्पीड को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वैसे भी स्पीड बहुत तेज़ है कि मतलब बहुत आराम आराम ये ऐसा था वो ये सब नहीं। मेरा स्पीड, मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है कि जल्दी जल्दी और चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आएँ। ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं। रफ करूँ मैं इसको, बस अब हो गया आज की क्लास। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, शाही उपाधि अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876। इसमें 2 पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं, बस और कुछ नहीं। शाही उपाधि अधिनियम 1876 के तहत क्या हुआ कि विक्टोरिया कौन भाई, ये महारानी है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, और केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। बस आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो भैया लाइक कीजिएगा, चैनल पर जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर करिए और उनसे भी कहिए कि भैया वो भी शेयर करें, सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन दबाइए, आपने तो कर ही दिया होगा मुझे पता है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा, मैं उसको देख लूँगा। अगर वहीं पे बताने वाली बात होगी तो मैं समझा दूंगा, अगर बोर्ड पे बताने वाली बात होगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। तो निसंकोच होकर अपने सवाल करिएगा। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई शब्दावली समझ में नहीं आई, किसी का अर्थ समझ में नहीं आया, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।